नवम क्लास के गद्य खंड दो बैलों की कथा, जो हिंदी साहित्य के कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी पढ़ने के पहले आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लेखक परिचय के रूप में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बरना और असी नदियों के बीच के क्षेत्र वाराणसी यानी बनारस से 6 किलोमीटर दूर स्थित लम्ही नामक ग्राम के अजायब राय नामक पिता, आनंदी नामनी माता के घर 31 जुलाई 1880 ईस्वी को भारत के एक महान कलाकार और सफल साहित्यकार का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कलम का सिपाही, हिंदी के गांधी, भारत के गोरकी, महान कथाकार और उपन्यास सम्राट बने। माता पिता ने भौतिक संपत्ति से हीन पर ज्ञान रूपी संपत्ति से युक्त इस बालक का नाम धनपत राय रखा। चाचा ने दुलार से नवाब राय रखा। उनकी पुस्तक सोजे वतन की जप्ती के बाद जवाना पत्रिका के द्वारा साहित्यिक नाम प्रेमचंद से सभी परिचित हुए। प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुआयामी था। पत्रकार प्रेमचंद, नाटककार प्रेमचंद, कथाकार प्रेमचंद और उपन्यासकार प्रेमचंद। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू में इनकी कई कहानियां जवाना पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। 1904 तक जवाना पत्रिका के अस्थायी और विशिष्ट लेखक हो चुके थे। प्रेमचंद एक सफल नाटककार के रूप में हमारे सामने आए। करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी इनके 3 प्रमुख नाटक हैं, जो इन्हें सफल नाटककार प्रमाणित करते हैं। कथाकार प्रेमचंद हिंदी के एक सफल कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। उसने कहानी को नया आधार स्तंभ दिया, कहानी को नई दिशा और नई दशा दी। कफन पूस की रात उनकी यथार्थवादी कहानी है, तो नमक का दारोगा सुहाग का 100 आदर्शवादी कहानी है, तो पंच परमेश्वर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। कफन मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी अविस्मरणीय कहानी है, जो 2 शराबी बाप बेटों पर लिखी गई है। एक गरीबी की चादर ओढ़े शराब के ऐसे आदी थे कि वे बेटे की पत्नी की मृत्यु पर कफन के लिए चंदा करके एकत्र किए गए पैसे भी कफन खरीदने के बजाय शराब की भेंट चढ़ा दिए। पात्रों की गरीबी, मजबूरी और नशे की आदत का प्रस्तुतिकरण इतने प्रभावी ढंग से किया गया है कि उनके पात्र या घटनाएं पाठकों के समक्ष सजीव हो उठती हैं। कदाचित इसीलिए कलम के सिपाही से उन्हें विभूषित किया गया। पंच परमेश्वर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी में बुढ़िया के एक छोटे से वाक्य ने कि बेटा बिगाड़ की डर से ईमान की बात न कहोगे, अलगू के सोए हुए धर्म ज्ञान को जगा दिया। बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन, उन्हें न्याय के सिवा कुछ नहीं सूझता। हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, इत्यादि जैसे वाक्य आदर्श और यथार्थ से समन्वित है। पंच परमेश्वर कहानी के बारे में अधिकारी आलोचक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कितना सार्थक है। पंच परमेश्वर कहानी ने अपने जमाने की लिखी जाने वाली सभी कहानियों के रंग को फीका कर दिया। इस कहानी की तुलना में अगर कोई कहानी आ सकती है तो वह है चंद्रधर शर्मा गुडेरी की उसने कहा था कहानी। उपन्यासकार प्रेमचंद उपन्यास के क्षेत्र में अगर दूत बनकर आए, उन्होंने हिंदी पाठकों को तिलस्मी खंडहरों और जासूसी मादों से निकालकर मानवीय धरातल पर लाकर रखा। उन्होंने लगभग 14 उपन्यास लिखे। प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। जबकि बालजाक संसार का सबसे श्रेष्ठ उपन्यासकार तो हुआ, लेकिन उसका उपन्यास सर्वश्रेष्ठ उपन्यास नहीं हुआ। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का दर्जा टॉल्स्टॉय लिखित वार एंड पीस को मिला। गोदान ने ही इनको उपन्यास सम्राट प्रमाणित किया। गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान अपने काल के ग्रामीण जीवन का एक सच्चा दर्पण है, सच्चा दस्तावेज है।
ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का एक ऐसा यथार्थवादी और मार्मिक चित्रण किसी भी भारतीय उपन्यास में नहीं मिलता। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा का कथन कितना सार्थक है कि प्रेमचंद के उपन्यास आपाततः मनोरंजन के साधन भी हैं और सत्य के संवाहक भी हैं। स्वयं प्रेमचंद के उपन्यासों में भी गोदान उसका अपवाद है, वह मात्र सत्य का संवाहक है। राष्ट्रभक्त प्रेमचंद सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सफल साहित्यिक योद्धा थे। उनका हृदय राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ था। उनकी अभिलाषा अंग्रेजों की गुलामी से देश की मुक्ति थी। 1930 में बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे गए पत्र से उनकी अभिलाषा व्याप्त प्रकट होती है। मेरी अभिलाषा बहुत सीमित है। इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में सफल हों। मैं दौलत और शोहरत का इच्छुक नहीं हूँ। खाने को मिल जाता है, मोटर और बंगले की मुझे हविस नहीं है। हाँ, यह जरूर चाहता हूँ कि 2-4 उच्च कोटि की रचनाएं छोड़ जाऊं, लेकिन उसका उद्देश्य भी स्वतंत्रता प्राप्ति हो। उन्होंने गबन जैसा उपन्यास राष्ट्र को दिया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सच्ची तस्वीर है। उन्होंने देवी दिन जैसे राष्ट्रभक्त पात्र की सर्जना की जो दहाड़ कर कहता है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिसका अन्न जल हम खाते पीते हैं, उसके लिए इतना भी नहीं कर सके तो जीने को धिक्कार है। प्रेमचंद ने अतीत गौरव का पुराना राग नहीं गाया और न भविष्य की हैरत अंगेज कल्पना ही की थी। वे ईमानदारी के साथ वर्तमान काल की अपनी वर्तमान अवस्था का विश्लेषण करते रहे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में अधिकारी आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता का आचार विचार, हाव भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको दूसरा नहीं मिल सकता। मानवतावादी प्रेमचंद सही अर्थों में मानवतावादी थे। मानवता के प्रति उनका गहरा लगाव था। अपने देश और अपनी धरती के जन के साथ साथ दलित मानवता के प्रति गहरा लगाव प्रेमचंद की एक ऐसी विशेषता है जो उन्हें चीन के लू सुन और रूस के गोरकी के साथ बैठाती है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि ये तीनों कथाकार एक ही समय एक ही विचारधारा को लेकर पैदा हुए थे और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये तीनों मानवतावादी लेखक एक ही समय 1936 में इस धराधाम को छोड़कर चले गए। इस प्रकार हम पाते हैं कि माता पिता का प्यारा धनपत, चाचा का दुलारा नवाब, सौतेली माँ का तिरस्कृत दीन सौतेला पुत्र, अध्यापक और निरीक्षक, हिंदी साहित्य का सफल कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने विघ्न बाधाओं का डटकर मुकाबला करते हुए 1936 की रात के पिछले पहर में 56 वर्ष की अल्पायु में इस धराधाम को छोड़कर परलोकवासी हो गए। उनके संबंध में यह कहना अक्षरशः सत्य होगा कि टूट गया वह सितारा जो गगन को प्यारा था, मुश्किलें जितनी भी आई कभी नहीं वो हारा था। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्रद्धांजलि उस महामानव को अर्पित करता हूँ। आज हम लोग 2 बैलों की कथा जो हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, उस कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन इस कहानी का सार को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद की गणना इस युग के महान कथाकारों में होती है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। 2 बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बतलाया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता की देवी की लपलपाती जिह्वा को रक्त की प्यास चाहिए, रक्त की प्यास से बुझानी पड़ती है। इसलिए कहा भी गया है कि आजादी है बुनियाद चीज, सब कुछ है तरु डाली पत्ते, आजादी है बुनियाद चीज। इसलिए वेद गीता कुरान दुनिया ने लिखे स्याही से, लेकिन लिखा इतिहास रुधिर की धार से। इस कहानी का 2 बैलों की कथा कहानी के
के मुख्य दो पात्र, दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल झूरी किसान के हैं। झूरी उनकी अच्छी देखभाल करता है, वह भी झूरी का काम मन से करते हैं। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता है। एक बार झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ अपनी ससुराल भेजने का निश्चय किया। उन्हें यह पसंद नहीं आया। रात को दोनों पगहा उड़ाकर भाग गए। सुबह झूरी के घर पहुंच गए। झूरी ने उन्हें फट से गले लगा लिया। गांव के बच्चे उनके स्वागत में तालियां बजाने लगे, पर झूरी की पत्नी को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में आकर उन्हें सूखा हुआ भूसा खाने को दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें ले गया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। हल में जोते जाने पर बैलों ने कदम भी नहीं बढ़ाया। उनकी खूब पिटाई हुई। मोती चाहता था कि विरोध करें, पर हीरा ने उसे समझाया। अब रोज उनको जोता जाता और पिटाई होती। रात को परिवार की एक छोटी लड़की उन्हें चुपके से रोटी खिला जाती। एक दिन रात को उस लड़की ने उन्हें चुपचाप खोल दिया और वे भागे, पर वे उससे बहुत आगे निकल गए। दोनों भूखे बैल एक मटर के खेत में घुस गए, भर पेट खाया और मस्ती करने लगे। एक सांड को अपनी ओर आते देखकर फिर भागे, फिर एक मटर के खेत में घुस गए, पर इस बार पकड़े गए। उन्हें काजी हाउस में कैद कर लिया गया और वहां खाने को कुछ नहीं मिला। और भी अनेक पशु वहां थे, भूखे प्यासे मुर्दों के समान पड़े हुए थे। रात को दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ी और सभी अधमरे जानवरों को वहां से मुक्त कर दिया गया। हीरा का बंधन नहीं खुल पाया, इसलिए भी मोती भी वहीं रहा। सुबह उनकी खूब मरम्मत हुई और मोती को भी बांध दिया गया। सप्ताह भर में उनकी हड्डियां निकल आई। नीलामी में उन्हें कसाई ने खरीद लिया। दोनों दुर्बल थे, डर से कांप रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ता कुछ परिचित सा लगा। वे समझ गए कि यह उनके घर की राह है। वे दौड़कर झूरी के घर अपने स्थान पर आ गए। बैलों को देखते ही झूरी ने उन्हें प्यार किया। तभी कसाई आया। दोनों में बहस हुई। मोती ने उस पर एक सिंग चलाया और वह भागा। मोती ने पीछा किया और उसे गांव से बाहर कर दिया। वे अपने स्थान पर खुश थे। उन्हें झूरी ने खली भूसा चोकर था दाना आदि खाने को दिया। गांव में उत्सव हो गया। झूरी की पत्नी ने भी उसका स्वागत किया। इस कहानी में यह बताने का प्रयास किया गया है कि गधे के बारे में एक चर्चा, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बाल गुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। इस उद्धरण के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि गधा सुख दुख में समान रहता है, हानि में दुखी नहीं होता, लाभ होने पर खुश नहीं होता। ये गुण ऋषि मुनियों में पाए जाते हैं। यही नहीं, वह सदा शांत, सहनशील और संतुष्ट दिखाई देता है, कभी किसी की शिकायत नहीं करता। इसीलिए उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि सद्गुणों के अनादर का तात्पर्य अच्छे गुणों की कदर न करना। मनुष्य गधे के सद्गुणों का अनादर करता है। गधे में संतोष, सहनशीलता, सुख दुख और हानि लाभ में समभाव जैसी सद्गुण है, फिर भी मनुष्य उसे बेवकूफ मानता है। विग्रह का अर्थ लड़ाई होता है। हीरा मोती में घनिष्ठता थी, प्रेम थी, इसलिए उनमें विग्रह हो ही नहीं सकता। वे तो प्यार में सिंह मिला लेते थे, जैसे दो मित्र घनिष्ठता में धौल धपा करने लगते हैं। यही कहानी का मुख्यतः सार यही है। अब हम लोग दूसरे क्लास में इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।